नमस्कार दोस्तों, ये बात 90 के दशक की है। 1951 का साल देश के लिए तबाही लेकर आया था। खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हो चुका था। असर भारत पर भी पड़ रहा था। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। देश में महंगाई मुंह फाड़ रही थी और तांडव कर रही थी। इसी बीच देश को एक बड़ा झटका लगता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ पूरे देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस ने एक और जोर पकड़ लिया था और दूसरी ओर गोल्ड में भारी गिरावट आई और चांदी की कीमतें आसमान छूने लगी। नेशनल और इंटरनेशनल स्मगलिंग माफिया गोल्ड को छोड़ अब सिल्वर पर हाथ आजमाने लगे थे। चांदी की बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट भारतीय बंदरगाह पर उतरने लगी थी दोस्तों, और यह समय मुंबई अंडरवर्ल्ड के माफियाओं के लिए एक गोल्डन पीरियड था। देश में बढ़ती चांदी की डिमांड के चलते डोंगरी से दुबई जा पहुंचा दाऊद इब्राहिम कास्कर बड़े पैमाने पर चांदी की स्मगलिंग कर रहा था। 30 अप्रैल 1951 में दुबई का राशिद बंदरगाह यहां से शिप रवाना होती है दोस्तों भारत की ओर। शिप में स्मगलिंग का सामान था। करीब 325 चांदी की ब्रिक्स थी उसमें। उस वक्त एक ब्रिक की कीमत 2.5 लाख थी, यानी करीब 7 करोड़ का चांदी का पूरा कंसाइनमेंट मुंबई आ रहा था। भाई ठाकुर एक कुख्यात गैंगस्टर था। वह बसई और बिरार का बादशाह था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा माफिया जो क्राइम से पॉलिटिक्स में आया। आज तक कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया था दोस्तों। कहा जाता है कि मुंबई के बसई बिरार इलाके में सरकार हो या पुलिस हो, भाई ठाकुर की इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था यहाँ। यानी भाई ठाकुर का सिस्टम ही चलता था यहाँ। सरकारी सिस्टम भी उसके नीचे रहता था दोस्तों। और ये भाई ठाकुर दाऊद के सिंडिकेट से जुड़ने और स्मगलिंग का कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा था दोस्तों। और दुबई से आ रही दाऊद की कंसाइनमेंट मुंबई में भाई ठाकुर के पास ही आ रही थी दोस्तों। यह बसई से लेकर सूरत तक पूरे इलाके में जितनी बंदरगाहें उन सब पर इसकी एक तरफा पकड़ थी। दूसरी ओर प्रशांत तांडल की एक तरफा दादागिरी भी चला करती थी। प्रशांत तांडेल उस दौर का मुंबई बंदरगाह का सबसे बड़ा लैंडिंग एजेंट था। इसकी मर्जी के बिना किसी भी बंदरगाह पर कोई भी शिप लैंड नहीं किया करती थी। वजह थी भाई ठाकुर का इस पर हाथ होना। पावर, इन्फ्लुएंस और दादागिरी के चलते लीगल या इलीगल कोई भी काम क्यों ना हो, प्रशांत तांडेल की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था दोस्तों। अब कहानी में वापस आते हैं दोस्तों। ये बात है अप्रैल 1951 की। अंधेरी रात में समुद्र की लहरों को चीरती हुई चांदी से भरी शिप 7 पट्टी बंदरगाह के ठीक सामने पहुंचती है। शिप की मंजिल 7 पट्टी बंदरगाह से थोड़ी दूर समुद्र किनारे वरदाई पोर्ट गांव था। यह एक बंदरगाह भी था और आज की रात यहाँ एक बड़ा खेल होने वाला था दोस्तों। लैंडिंग एजेंट प्रशांत तांडल रात के वक्त बंदरगाह पर नहीं रहते थे, लेकिन आज की रात वे अपने आदमियों के साथ वहां खड़े थे। वजह थी दाऊद और भाई ठाकुर के स्मगलिंग का कंसाइनमेंट। ये लोग वरदाई बंदरगाह पर शिप का इंतजार कर रहे थे। वरदाई पोर्ट पर चांदी से भरी शिप 7 पट्टी बंदरगाह पर आकर रुक जाती है। यह एक बड़ा काम होने वाला था दोस्तों। शिप बंदरगाह पर खड़ी थी, तभी छोटी छोटी नाव शिप के आसपास आकर खड़ी हो जाती हैं। दरअसल चांदी की 325 ब्रिक थी। एक ब्रिक का वजन करीब 35 से 36 किलो था। पहले एक एक ब्रिक को अलग अलग बोरियों में भरकर छोटी छोटी नाव में रखा जाता है। अब 7 करोड़ की चांदी को लेकर ये छोटी नाव वदराई बंदरगाह की ओर निकल पड़ती हैं। लेकिन तभी समुद्र में कुछ हलचल होती है। समुद्र की लहरें उफान भरने लगती हैं। ये छोटी नाव में रखी हुई ब्रिक्स आपस में टकराने लगती हैं। छोटी नाव के हिलने डुलने की वजह से ब्रिक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों, और वदराई पोर्ट पहुंचने से पहले ही छोटी नाव पलट जाती है। छोटी नाव टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। पूरी की पूरी 325 चांदी की ब्रिक्स समुद्र में समा लेती है। वदराई बंदरगाह की जमीन से थोड़ी दूर समुद्र किनारे यह घटना घटती है। 7 करोड़ की चांदी समुद्र में डूब जाती है दोस्तों। ये बात प्रशांत तांडल के कानों में जैसे ही पहुंचती है तो वह बावरा हो जाता है और वह पागल सा हो जाता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी दोस्तों, 7 करोड़ का लॉस था।
यह बवाल दाऊद और भाई ठाकुर तक पहुंचता है। उससे पहले ही डूबी हुई चांदी को रिकवर करना था। प्रशांत तांडल के सामने ये चुनौती थी, उस डूबी हुई चांदी को रिकवर करना है। तांडल ने यहाँ ट्रेंड मछुआरों को बुलाया। जहां पर छोटी कश्ती पलटी थी वहां पानी गहरा नहीं था दोस्तों। सर्च अभियान शुरू कर दिया जाता है। करीब 4-5 दिन तक लगातार यह काम चलता रहता है। करीब 100 ब्रिक्स को समुद्र से निकाल भी लिया जाता है दोस्तों। लेकिन अब तक वरदाई गांव के लोगों को और मछुआरों को यह खबर लग चुकी थी कि यहाँ करोड़ों की चांदी गिरी हुई है और इसे निकाला जा रहा है। प्रशांत तांडल के लोग दिन में काम किया करते थे और रात में कोई काम नहीं किया करता था। इधर वरदाई गांव के मछुआरों ने चुपचाप नई कहानी लिखना शुरू कर दी थी दोस्तों। ये लोग दबे पांव रात के अंधेरे में वहां जाते थे, चांदी की ब्रिक्स को निकाल लेते थे। ऐसा करके गांव वालों ने बहुत सारी चांदी की ब्रिक्स निकालकर अपने घरों में, अपने खेतों में छुपा दी थी। इधर करीब 15 से 16 दिन गुजर जाते हैं। प्रशांत तांडल के लोगों को लगातार खोज अभियान जारी था, लेकिन बाकी बची हुई ब्रिक्स उन्हें नहीं मिल रही थी। तांडल बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि दाऊद और भाई ठाकुर को जवाब भी देना था उसे। जब तांडल को यह पता चलता है कि जो ब्रिक्स उसे नहीं मिल रही हैं वह इन गांव वालों ने निकाल ली हैं, तो प्रशांत तांडल बावरा हो गया और वह पागल सा हो गया और गुस्से से आग बबूला हो गया। दूसरे दिन तांडल अपने 40 से 50 लोगों को लेकर गांव में धावा बोल देता है। गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता है। अब तांडल गांव वालों को उन्हीं के घर में बंद कर मारपीट शुरू कर देता है। इस मारपीट में जो लोग डर गए उन्होंने चांदी की ब्रिक्स वापस कर दी, लेकिन कुछ लोग इतना मार खाने के बाद भी चांदी देने को तैयार नहीं हुए। वह लोग मुंह पर ताला लगाकर यातनाएं सहते रहे। अब परेशान भाई ठाकुर के लोगों ने गांव में ऐलान कर दिया कि जब तक हमारी सारी चांदी मिल नहीं जाती तब तक गांव से कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, ना ही कोई गांव के अंदर आएगा। यानी एक तरह से पूरे गांव को हाईजैक कर लिया गया था। करीब 5 महीने गुजर चुके थे। वदरई गांव के चारों तरफ भाई ठाकुर के हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे और गांव के अंदर रोजाना लोगों की पिटाई हो रही थी। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि आजाद भारत में पूरा भारत अनजान था कि देश में एक इलाके में ऐसी कोई घटना हो रही है जहां पूरे गांव को बंधक बनाकर जुल्म की सारी हदें पार हो रही हैं। एक रोज की बात है, इस गांव में बहुत सारे क्रिश्चियंस रहा करते थे और इसी इलाके में एक इटालियन शख्स भी रहा करता था जो कई सालों से यहाँ पर रिसर्च कर रहा था। जब किसी तरह वह इस गांव में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है तो उसने जो मंजर देखा वह देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत वापस गांव से निकल आता है, लेकिन फिर वह इलाके के एसपी डीएसपी कमिश्नर से बात करता है कि ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने पूरे गांव को बंधक बनाकर रखा है। लेकिन जैसे ही इसमें भाई ठाकुर का नाम आता है तो सिस्टम के बड़े बड़े आला अधिकारी भी हाथ खड़े कर देते हैं। परेशान इटालियन शख्स दिल्ली पहुंचता है। वो सोनिया गांधी जी को पहले से ही जानता था। उसने सोनिया गांधी को पूरी बात बताई। सोनिया गांधी जी पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गई। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुधाकर नायक थे। सोनिया गांधी ने सुधाकर नायक को फोन किया और जल्द से जल्द इस गांव की समस्या को निपटाने की बात की। अब केंद्र से सीधा प्रेशर आ रहा था तो सुधाकर नायक को भी एक्शन लेना पड़ा। पूरी फोर्स गांव में भेजी गई। वदराई गांव को हाईजैक हुए 8 महीने बीत चुके थे दोस्तों। तब जाकर कानून गांव वालों की मदद करने के लिए आया। 4 जनवरी 1992 का दिन था। पुलिस फोर्स का बड़ा काफिला गांव में दाखिल होता है। वहीं ठाकुर के लोगों को अरेस्ट किया जाता है। गांव वालों को सुरक्षा दी जाती है और फिर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। करीब 36 केस दर्ज किए गए। 160 लोगों ने गवाही भी दी। 1992 से लेकर 2003 तक यह केस कहीं कोने में ही पड़ा रहा। लेकिन जब मुंबई अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसा गया, भाई ठाकुर जैसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, तब यह केस वरदाई बंदरगाह वाला केस भी खुलना शुरू हो गया। 2004 से लेकर 13 साल तक यह केस चलता रहा दोस्तों। लेकिन 13 साल बाद भी जब आखिरी सुनवाई हुई तो पूरी कहानी पलट गई दोस्तों। इस केस में 160 गांव वाले जो गवाह बनने को तैयार थे, उनमें से 100 से ज्यादा गवाह अपनी गवाही से मुकर गए
और बाकी बचे गवाहों की गवाही में इतना दम नहीं था। बताया जाता है कि 13 साल में भाई ठाकुर ने गवाहों को या तो पैसे देकर मुंह बंद कर दिया था, और जो नहीं मान रहा था उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया, और आखिरी में भाई ठाकुर इस केस से बच निकला। तो दोस्तों, इस कहानी, इस घटना से यह तो साफ हो गया कि क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच कितना गहरा संबंध है। ये भी बात पता चलती है कि जब क्रिमिनल के पास पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का साथ हो तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। यह घटना हमारे संविधान, कानून, सिस्टम, न्यायाधीश की धज्जियां उड़ा रही थी। अब दोस्तों, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि ये बात कहां तक जायज है। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं मेरी ये स्टोरी आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।